हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एजुकेशन हब पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में होंगे और पढ़ रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है काफ़ी लंबा टाइम हो गया अपने को क्लासेस लिए हुए, तो कुछ वो कहते हैं ना ऐसे कारण हो गए थे जिसके कारण नहीं ले पाई ये सब। तो चलिए आज शुरू करते हैं अपन, ठीक है। और अब कुछ अपने नए फीचर्स भी इसमें आ गए हैं तो फिर अब कुछ और भी बेहतर होगा। चलिए करते हैं शुरू। आज का अपना हिस्ट्री का सेशन चल रहे थे, अपन हिस्ट्री के बारे में अपन ने पूरा गुलाम वंश कंप्लीट कर लिया था। जो गुलाम वंश के बारे में अपन पूरा जो गुलाम गुलाम वंश क्या पूरी दिल्ली सल्तनत अपन ने पढ़ ली थी कि गुलाम, तुगलक, लोदी, सैयद और खिलजी वगैरह सब वंश। अब कुछ एक एक्स्ट्रा पॉइंट थे उनके बारे में, वो डिस्कशन करने के बाद अपन फिर चलेंगे अगले आज के अपने सेशन मुगल वंश पर, ठीक है। तो कुछ एक एक्स्ट्रा पॉइंट है उनके बारे में, तो हेडिंग लगा लीजिए सम एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट दिल्ली डायनेस्टी, ठीक है। कि दिल्ली सल्तनत के बारे में कुछ अतिरिक्त वो कहते हैं ना बातें, ठीक है। चलिए अब करते हैं शुरू। देखिए वैसे टाइम वेस्ट करने की बजाय इससे अच्छा था तो मैं इसे आपको फटाफट समझाता चलूँ, और अभी आपको नया फीचर भी आपको बता दें क्या आया है इसमें, ठीक है ना। चलिए देखिए ये रहा एक मिनट है। अब देखिए क्या है कि इसमें देखा है कि जो दक्षिण पर सर्वप्रथम अटैक किसका हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। दक्षिण पर मतलब कैसे? जो साउथ इंडिया, दक्षिणी जो भारत था, दक्षिण भारत में सबसे पहले आक्रमण किसने किया था? दक्षिण भारत में सबसे पहले आक्रमण करने वाला कौन था? वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। देखो अलाउद्दीन खिलजी ने, इसीलिए वो खुद को सिकंदर सानी नहीं बताता था। वो क्या था? वो मतलब काफ़ी एक महान शासक था, और वो ऐसे चाहता कि पूरे इंडिया पर मतलब पूरे भारत के अलावा पूरे विश्व पे उसका राज हो, और इसलिए उसने दक्षिण भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाला कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। परंतु साउथ को सबसे पहले दिल्ली में फिरोज शाह ने मिलाया। यानी कि दक्षिण भारत पर सबसे पहले आक्रमण तो किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने, लेकिन वो दक्षिण भारत को नहीं मिला पाया। उसको याद है उसने अपने चार जो भेजे थे अपने मतलब जो सेनापति, मैंने बताया था कि ये वैसे वो वैसे चार पांच सेनापतियों की बात की थी अपन ने पूरी डिटेल जब अलाउद्दीन खिलजी पढ़ाया था तो बताया था तब। तो जो साउथ इंडिया है ना, जो दक्षिणी भारत है, उस दक्षिणी भारत को सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में किसने मिलाया? सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में मिलाया फिरोज शाह तुगलक ने। ओके ठीक है, नंबर 1 पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट, फिरोज शाह तुगलक ने वारंगल का नाम बदलकर सुल्तानपुर किया। अब देखो शॉर्ट में लिखा हुआ, तो फिरोज शाह तुगलक क्या किया? जो वारंगल था ना, वारंगल बताया ना, वारंगल का काकतीय शासक, काकतीय वंश बताया था मैंने, अलाउद्दीन खिलजी वाले टाइम बताया था। तो उसका वारंगल का नाम बदल क्या कर दिया? उसका नाम कर दिया सुल्तानपुर, ठीक है। और फिरोज शाह तुगलक ने तुगलकाबाद दिल्ली में बसाया और इसको अपनी राजधानी बनाया। ये मैंने आपको बताया था कि फिरोज शाह तुगलक ने क्या बसाया था? तुगलकाबाद, और उसी को अपनी राजधानी बस मतलब बनाया। इसलिए हालांकि राजधानी दिल्ली थी, पर तुगलकाबाद को पर्टिकुलर होम मतलब अपनी बना ली राजधानी। ओके, उसके बाद क्या उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने डाक व्यवस्था शुरू की। जो डाक व्यवस्था थी ना, डाक प्रणाली, डाक मतलब जो वर्तमान में जो अपनी इंडियन पोस्ट चलती है, ठीक है, वो भारतीय डाक सेवा, वो डाक सेवा इसी ने शुरुआत की थी। इसने, इस फिरोज शाह तुगलक ने उस डाक सेवा को शुरू किया था, ठीक है। इतनी बात आपकी क्लियर। नेक्स्ट आएगा कि जो मतलब जो लकड़ी का महल गिरने से मृत्यु किसकी हुई थी? ये शॉर्ट पॉइंट है जो मतलब उससे मतलब फटाफट वहाँ से रिकवर होते हैं। तो लकड़ी का महल गिरने से मृत्यु किसकी हुई थी? गयासुद्दीन तुगलक, जीटी है, मैंने आपको शॉर्ट बताया था, जीटी गयासुद्दीन तुगलक है। और जो क्यों कैसे कि मोहम्मद बिन तुगलक ने वो महल बनवाया था, और मोहम्मद बिन तुगलक के बनाए हुए महल से वो गिर गया था ऐसे कुछ। और मोहम्मद बिन तुगलक ने यूपी में जौनपुर बसाया। एक जो जोना अपने पुत्र जोना खां की याद में, अपने पिता जोना खां की याद में उसने बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने, जबकि ये मोहम्मद बिन तुगलक ने कहाँ बसाया था? यूपी में। और जो इसको अंतर विरोधियों का विस्मयकारी मिश्रण कहते हैं इसको, ठीक है ना। इस मोहम्मद बिन तुगलक के क्या क्या नाम है आपको? उस टाइम मैंने बहुत सारे नाम बताए थे, आज एक और नाम मैंने बता रहा हूँ इसका, कि अंतर विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण। और इसको कहते हैं रक्त पिपासु व परोपकारी राजा, कि रक्त पिपासु था, जनता खून पीने वाला था, लेकिन था परोपकारी, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद अगला क्या है? अगला है इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। इब्न बतूता
इसकी पुस्तक क्या थी, मैंने आपको बताया था बताता रेवला, है ना। तो रिहला। इब्न बतूता किसके टाइम पे भारत आया था? इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे भारत आया। ये पॉइंट आपको लिखवाए हुए, अभी मैं क्यों बता रहा हूँ, कुछ शॉर्ट पॉइंट है, कुछ एक्स्ट्रा थे ना, वो बता रहा हूँ। और दिल्ली, इसको दिल्ली का काजी नियुक्त किया कब? और एक कहाँ था, मोरक्को का निवासी था। कहाँ का निवासी था? मोरक्को। और कब आया था? 1333 के आसपास, ठीक है। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को अपना राजदूत बनाकर चीन के तोगन तिमूर के पास भेजा था। मैंने बताया था आपको इब्न बतूता के बारे में पूरा, यहाँ इसके बारे में डिटेल नहीं बताऊंगा, सिर्फ आपको शॉर्ट पॉइंट लिखवा रहा हूँ, वो भी अच्छी बात है। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य किसके टाइम मुक्त हुए थे? इसी मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। मैंने बताया था कि अलाउद्दीन बहमन शाह ने बहमनी साम्राज्य बसाया और हरियर और बुक्का ने कौन सा साम्राज्य? विजयनगर साम्राज्य बसाया था। मैंने पूरी बात की थी। उसके बाद क्या है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी देवगिरी ले गया था। देवगिरी, दिल्ली से देवगिरी ले गया, फिर देवगिरी से वापस दिल्ली लेके आया था। और इसके टाइम पे खुरासान अटैक हुआ। पहले राजधानी परिवर्तित की इसने, उसके बाद ऐसे मतलब क्रम पूछता है इनका, ठीक है ना। तो क्रम कैसे? सबसे पहले इसने राजधानी बदली, फिर इसके ऊपर खुरासान पर इसने असफल अभियान किया, खुरासान पर इसने आक्रमण किया लेकिन वो हार गया। फिर उसके बाद इसने सांकेतिक मुद्रा चलाई, आपको मैंने बताया था, मतलब ऐसे जो प्रेजेंट में क्रिप्टो करेंसी इसको बोलते हैं अपन, बिटकॉइन वाली, वो वाली सांकेतिक मुद्रा। फिर उसके बाद इसने कराची अटैक किया। कराची कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। और फिर उसने दोआब में करवृद्धि कर दी। ये 5 इसके सीरियल वाइज हैं, ठीक है ना। पहले देवगिरी, फिर खुरासान, फिर सांकेतिक मुद्रा, फिर कराची और फिर दोआब में टैक्स होती। और मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान एकोही नामक विभाग को लागू, पता है, बताया था मैंने। और इसको मतलब इसको सोनदर लोन वाले किसानों को इसने मतलब लोन दिया। तक भी एक कर था कि किसानों को, जैसे अपन वर्तमान जो केसीसी होता है ना, किसान क्रेडिट बोर्ड वाला, तो वो केसीसी देते हैं, तो वही था ये उस टाइम का, ठीक है। और हिंदुओं का प्रशासन में, मतलब हिंदुओं को अपने प्रशासन में जो इसका जो मैनेजमेंट था, उस मैनेजमेंट में हिंदुओं को किसने रखा था? इसी मोहम्मद बिन तुगलक ने रखा था, ठीक है। इतनी बातें क्लियर। अगर चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये लो, आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब देखते हैं इसके बारे में, यहाँ कुछ और बातें, इन्हीं मतलब इन्हीं राजाओं से संबंधित कुछ और बातें। दिल्ली सल्तनत की देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के समय विजयनगर में बहमनी साम्राज्य स्थापित हुए थे। मैंने बता दिया कि अलाउद्दीन बहमन शाह ने तो बहमनी साम्राज्य और हरियर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर 1336 ईस्वी में विद्याधर, मतलब इसको विद्यानगर बोलते थे, कर्नाटक में। हरियर और बुक्का ने, इन दोनों के पिता क्या नाम था? संगम। और इनके गुरु कौन थे? विद्यारण्य। नदी कौन सी है? तुंगभद्रा। राजधानी क्या थी इनकी? हम्पी। और 50 के नोट पे जो राजधानी बनी हुई है ना, हम्पी, वो हम्पी इन्हीं इसी विजयनगर की थी, ठीक है ना। वो इसी विजयनगर की राजधानी थी। ओके, गॉट द पॉइंट। क्या कि विजयनगर साम्राज्य 1336 ईस्वी में विद्यानगर, कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक में हम्पी इसकी क्या थी? राजधानी। हम्पी कौन सी? जो वर्तमान में जो 50 का नोट होता है अपना, 50 रुपीज़ का नोट है, ठीक है ना। कल आप मेरे घर पे भिजवा देना, मैं आपको बता दूंगा कहाँ है ऐसी फोटो। उसके ऊपर एक फोटो लगी हुई है पीछे की साइड। सामने तो हमारे गांधी जी हैं, परम पूज्य। पीछे की साइड एक फोटो लगी वैसे कि इमारत सी दिखार की बिल्डिंग है, वो हम्पी है, ठीक है। नदी कौन सी है? तुंगभद्रा। संस्थापक कौन थे? हरिहर और बुक्का। पिता का क्या नाम था इनके? संगम। और गुरु कौन थे? विद्यारण्य, ठीक है। ये तो विजयनगर साम्राज्य की बात होगी। और नेक्स्ट अब बहमनी साम्राज्य की बात करते हैं। तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब? बहमनी साम्राज्य 1347 में, जस्ट उसके 14 साल बाद वापस, ठीक है। अलाउद्दीन बहमन शाह ने, या हसन गंगू कहते हैं इसको, हसन गंगू या अलाउद्दीन बहमन शाह, इसको बोलते हैं जफर खान भी बोलते हैं, जफर सुपारी नहीं, बहमन शाह, हसन गंगू या फिर जफर खान, ठीक है। ये तीनों एक ही बात है। राजधानी क्या थी इसकी? गुलबर्गा। गुलबर्गा कहाँ? तो वर्तमान में जो कर्नाटक में है, गुलबर्गा कर्नाटक में पड़ता है ना, वो गुलबर्गा, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का अकबर किसे कहते हैं? दिल्ली सल्तनत का अकबर या औरंगजेब किसे कहते हैं? वैसे तो अकबर या औरंगजेब बाद में आएगा, लेकिन दिल्ली सल्तनत का अकबर या औरंगजेब किसे कहते हैं? वो कहते हैं फिरोज शाह तुगलक को। क्यों? क्योंकि उसने सर्वाधिक टैक्स समाप्त किए थे। अकबर ने बहुत सारे टैक्स समाप्त किए थे, औरंगजेब ने बहुत सारे टैक्स समाप्त किए थे। इसी वजह से इसने फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारे टैक्स समाप्त किए थे, इसलिए फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का अकबर या औरंगजेब कहते हैं। गॉट द पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे।
आप सोच रहे हैं इतने स्पीड से क्यों चल रहे हैं, ये शॉर्ट पॉइंट्स हैं, अगर आप इनको आराम से वीडियो दोबारा देख के आराम से इनको रोक रोक के आराम से बना लेने के बारे में, ठीक है। क्योंकि आज अपने दिल्ली वंश कंप्लीट, दिल्ली डायनेस्टी कंप्लीट होने के बाद मुगल शुरू करने आता अपने को। नेक्स्ट है हौज ए खास, अलाउद्दीन खिलजी ने हौज ए खास मैंने आपको बताया था बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अल्लाई दरवाज़ा, अल्लाई मीनार बताया था मैंने, कोई नहीं। टोपरा और मेरठ अभिलेख को दिल्ली कौन लेकर के आया, फिरोज शाह तुगलक। देखो 1 मिनट वेट करना, अभी वीडियो देखो। वॉइस का भी मेरे को बताना कि वॉइस सही आ रही है नहीं आ रही, क्योंकि आज मैंने वो हेडफोन हटा के ईयरफोन से वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो हो सकता है मतलब फिर वॉइस में कुछ हो सकता है अच्छी आए, हो सकता है ख़राब आए, तो बता देना एक बार, ठीक है ना। ओके चलिए, अब क्या कि जो दिल्ली और टोपरा मेरठ वाले थे ना, जो एक तो क्या हौज ए खास को रिपेयर किसने करवाया, जो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई थी ना हौज ए खास, उसको रिपेयर किसने करवाया, फिरोज शाह तुगलक ने। और उसके बाद क्या, जो दिल्ली से टोपरा और दिल्ली से जो मेरठ जो लेके आया था, जो मतलब 2 ऐसी अभिलेख किसके, अशोक वाले, उनको भी कौन लेकर के आया था, फिरोज शाह तुगलक। दारुल सफ़ा जो मेडिकल डिपार्टमेंट था, मेडिकल डिपार्टमेंट चिकित्सा विभाग, वो भी किसका था। वैसे ही है ना, मतलब न लिखने की जरूरत नहीं कुछ, और अंगुली से आराम समझा रहे सब कुछ, ये अच्छा फीचर दिया इसने। और ये भी दे दिया मतलब बीच में से, अब जैसे पोज करना इसको ना, तो इसको पोज कर सकते हैं, मतलब जैसे यहाँ मेरे को रोकना है तो यहाँ इसको एक बार रोक सकते हैं, फिर बाद में मतलब रिकॉर्ड कर सकते दोबारा, है ना। तो देखो टोपरा मेरठ की बात होगी। दारुल सफा जो मेडिकल डिपार्टमेंट था वो किसने शुरू किया था, फिरोज शाह तुगलक ने। हिंदू के मंदिर तुड़वाए, किसने तुड़वाए, फिरोज शाह तुगलक ने हिंदुओं के मंदिर तुड़वाए थे। हिंदुओं के मंदिर किसने तुड़वाए, फिरोज शाह तुगलक ने। महिलाओं को मज़ार में प्रवेश पर बंद कर दिया था, महिलाओं को, कि लेडीज़ आर नॉट एंटर इन मज़ार, ठीक है। यानी महिलाओं, जो महिलाएं होती हैं उन महिलाओं को मज़ार में जो प्रवेश नहीं कर सकती महिलाएं, उन महिलाओं के मज़ार में प्रवेश पर रोक किसने लगाई, इसी फिरोज शाह तुगलक ने। और इसने नवरोज व ताजिए पर रोक लगा दी, किस पर, एक तो जो नवरोज उत्सव था ना, नवरोज उत्सव कौन सा, जो खरीद फरोख्त वाला था, और ताजिया निकालते हैं ताजिया, वो, उन दोनों पर रोक लगा दी। और 1388 में से क्या हो गई थी इसकी मृत्यु, किसकी, इस फिरोज शाह तुगलक की 1388 में इसकी मृत्यु हो गई थी। ओके नेक्स्ट क्या है, ये अमीर खुसरो की बात है। अमीर खुसरो निज़ामुद्दीन औलिया के गुरु थे, ठीक है ना। मतलब अमीर खुसरो का गुरु कौन था, निज़ामुद्दीन औलिया, सॉरी अमीर खुसरो का गुरु कौन था, निज़ामुद्दीन औलिया। और अमीर खुसरो तबला और सितार का आविष्कार किया था अमीर खुसरो ने, किसका, एक तो तबले का और एक सितार का आविष्कार किया था, ठीक है। ये पॉइंट आपने लिख लिए होंगे, नहीं लिखे तो अब लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, सेव कर लो, कुछ भी कर लो, एज यू विश। ओके नेक्स्ट आगे चलते हैं, ये अंतिम 2-4 पॉइंट हो रहे हैं, फिर अपन शुरू करते हैं दिल्ली डायनेस्टी, सॉरी वो मुगल वंश शुरू करेंगे उसका। ये देखो लास्ट डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत कौन सी थी, कौन सी थी बताइए, लास्ट मैंने बताया था तुगलक की थी, एम आई राइट, तुगलक की थी ना, बोलो बोलो जल्दी बोलो, दिल्ली सल्तनत की राष्ट्र कौन सी थी, तुगलक थी या लोधी थी, बताओ, तुगलक थी या लोधी थी या खिलजी थे, कौन थे, अरे इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी, बाबर ने मारा, लोधी डायनेस्टी। बहलोल शाह ने जौनपुर को दिल्ली में मिलाया था, बहलोल शाह ने किसको, जो जौनपुर था ना, जौनपुर किसने बताया था, जोना खान ने, जोना खान मतलब मोहम्मद बिन तुगलक ने, उसको किसने मिलाया, दिल्ली में मिला दिया था। बहलोली सिक्के अकबर ने भी यूज़ किए थे, बहलोल शाह ने, जो बहलोल लोधी था ना, उसने जो सिक्के चलाए थे बहलोली सिक्के, उनका यूज़ किसने किया था, उनका यूज़ अकबर ने भी किया था। नेक्स्ट क्या, आयुर्वेद के संस्कृत ग्रंथों का फारसी अनुवाद फरहंग सिकंदरी के नाम से किया गया, आपको मैंने बताया था उस टाइम लिखवाए थे बात। उसके बाद कौन सा, जो सिकंदर लोधी था ना, वो गुल रखी के नाम से क्या रखता था, गुल रुखी के नाम से कविताएं लिखा करता था। ओके ये भी बात आपको बता चुका था मैं उस टाइम। और नेक्स्ट है ललजत सिकंदर शाही नामक भारतीय संगीत पर पहला संगीत ग्रंथ लिखा गया, किसका,
जो मतलब लज्जत ए सिकंदर शाही, ये क्या था, एक संगीत ग्रंथ था जो भारतीय संगीत पर बेस्ड था। ठीक है, ये किसके टाइम, ये सिकंदर से जो सिकंदर है ना अपने सिकंदर शाह, सिकंदर लोधी, उसके टाइम पे लिखा गया था। ये इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। अब तक का अपने मतलब इतने जो ये बातें की ना, इनका अपने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आई थिंक, यदि नहीं लिए ना, अच्छा कॉपी हो गया तो कॉपी का ऑप्शन हो रहा है इसमें, वाह ये भी नया फीचर अब पता चला। चलिए अब हेडिंग लगा लीजिए, कौन सा, नाउ राइट डाउन द हेडिंग। अब कौन सा वंश लगा लीजिए आप, अब लगा लीजिए मुगल डायनेस्टी, मुगल वंश। ओके, मुगल काल बोल दीजिए, मुगल सल्तनत बोल दीजिए, या मुगल डायनेस्टी बोल दीजिए। राइट डाउन हेडिंग मुगल डायनेस्टी। ओके, करते हैं अब मुगलों को शुरू। और अब आज अपन बात करें मुगलों की, मुगलों के 2 या 3 वीडियो मुगल अपने पूरे, 2 चाय की चुस्कियां लगा लो। मुगल 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 करते हुए आपको बहुत दिन हो गए, आज करते हैं मुगलों का सफाया। ये तो ये ले लिखने में पता नहीं से क्या ही हो जाता है इसके, ये ले नहीं लिखा जाता मेरे से। ये लो, मुगल क्या थे, क्यों थे, कौन था वो कहाँ से वो आया, उसकी आपको बातें मैं पूरी बता चुका हूँ। तो वो अगर आप चाहो तो आप बता सकते हो। कैसे, एक था बाबर। बाबर क्या था, इंसान था, ऑब्वियस सी बात है। इसने दिल्ली पे राज ज्यादा नहीं किया, इसने किया मात्र, हेडिंग लीजिए, बाबर 1526 से 1530। बाबर मतलब ये कहना कि ऐसा इंसान था जो मुगलों को भारत में लेकर आया था। और ये कैसा था, ये बाबर था चगताई वंश का। कौन से वंश का, चगताई वंश का था बाबर। बाबर कौन से वंश का था, चगताई वंश का। और इसके अलावा बाबर की कुछ उपाधियां थी। ठीक है, तो उनके बारे में अभी मैं बात करने वाला हूँ एक एक डिटेल से, बट अभी एक एक बात में समझते चलते हैं। तो आपने हेडिंग लगा ली, अब देखो हेडिंग लगा ली बाबर। अब एक आप बात लिखिए, एक नाम लिखिए, मैं लिखा रहा हूँ विलियम रुसरोक, जो भी नाम है इसका लिख लीजिए, WILLIAM RUSSROOK। ठीक है, OOK। विलियम रुसरोक। देखो इसकी एक बुक थी, किसकी, इस विलियम की, क्या बुक थी, बुक का नाम था एन एम्पायर बिल्डर एट 16th century। एन एम्पायर बिल्डर एट 16th century, ये बुक थी, एन एम्पायर बिल्डर एट 16th century। ये बुक किसकी थी, ये बुक थी विलियम रूसवेल की। ओके, इस बुक में किया गया कि बाबर क्या था, बाबर के बारे में जानकारी मिलती है इस बुक में। ओके, कि बाबर कब राजा बना, बाबर क्या था, बाबर क्यों था, इन सब की जानकारी कौन सी बुक में मिलती है, एन एम्पायर बिल्डर एट 16th century, यानी 16वीं शताब्दी में एक जरा वो एम्पायर बिल्डर, उसके बारे में। ओके चलिए ठीक है जी, इतनी बात होगी। अब नेक्स्ट बात आती है, क्या नेक्स्ट बात ये आती है, आज देखो क्लास 1 घंटा से कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, मेरे पास कोई टाइमर वगैरह कुछ नहीं है। ठीक है, तो मेरे को नहीं पता नहीं चलेगा, जितनी भी हो जाए अच्छी बात है। अब बाबर की बात आती है कुछ उपाधियों की। तो बाबर की कुछ उपाधियां थी, क्या क्या, एक तो बाबर की उपाधि थी कलंदर। देखो ले समझ जाना, मैं बोल रहा हूँ, बोल नहीं समझना, कलंदर। ठीक है, कलंदर के अलावा और क्या, कलंदर के और अलावा इसकी थी पादशाह। ये लो, यानी कि जो मतलब जो ऐसे इसने एक प्रथा की थी शुरू, पद पादशाही। ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है, मतलब बादशाह कहलाने वाला था। पद पादशाही एक प्रथा थी जिसके तहत ये बादशाह कहलाने वाला था। ओके,
ठीक है। और उसके बाद क्या, ये उपाधियाँ इसने कहाँ में ली, ये उपाधियाँ ली इसने 1507 में। कहाँ पे ली, 1507 में। और कहाँ पर ली उपाधियाँ, ये उपाधियाँ ली काबुल में। कहाँ पर, काबुल, ठीक है। तो ये उपाधियाँ बाबर ने 1507 में काबुल में उपाधियाँ ले ली, ठीक है। बाबर की इतनी बात होगी। अब बाबर के बारे में देखते हैं कि बाबर कौन था, कहाँ से, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देखते हैं। तो चलिए, बाबर के बारे में देखते हैं क्या था। सबसे पहले इसका जन्म, बाबर का जन्म हुआ था 1483, 1483 में। और एग्जैक्ट डेट पूछे ना तो इस दिन वो वाला डे आता है जिससे पहले रोज डे, प्रपोज डे, चॉकलेट डे, टेडी डे, किस डे, हग डे एंड वैलेंटाइन डे आता है। ओके, ठीक है ना, वैलेंटाइन डे। नोट, हम वैसे बोलते हैं वैलेंटाइन डे, लेकिन वैलेंटाइन डे क्योंकि शुरुआत में वेलन होता है, बाद में यही वेलन वो सिर पे पड़ने वाला बेलन बन जाता है। ओके, ठीक है। तो 14 फरवरी 1483 को इसका बाबर का जन्म हुआ था। कहाँ पर, फरगना। अब आप पूछोगे फरगना किथे, फरगना इन मिडल एशिया, मध्य एशिया में फरगना है। ओके, ठीक है। तो यानी बाबर का जन्म कहाँ पर हुआ, बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना मध्य एशिया में बाबर का जन्म हुआ। ओके, अब पापा जी कौन, बाबर का पापा जी भी जानना जरूरी नहीं। तो पिता जीवन है, संबल है, शक्ति है। पिता सृष्टि के निर्माण की अनमोल व्यक्ति है। पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा जो किसके वंशज थे, ये उमर शेख वंशज थे तैमूर के। तैमूर लंग याद है ना, ये तैमूर के वंशज थे। जो उमर शेख मिर्जा हैं किसके वंशज थे, ये तैमूर के वंशज थे। और बाबर की माता जी का नाम था खतरनाक वाला, कौन सा, अभी क्या बताऊं आपको, इस नाम की दास्तां कुछ ऐसी है, ये लिखने में हमें, अब ये पढ़ लो, कुतलुग निगार खानम। आगे ये और बाकी है इसका, कुतलुग निगार खानम। ये क्या थी, ये किसकी वंशज थी, ये थी चंगेज खां की वंशज। अब सोचो, ये तैमूर सबका बाप और ये उसका ही बाप, दोनों से खतरनाक आएगा। तो सोचो बाबर निकला तो बाबर क्या निकलेगा, बॉम्ब ब्लास्ट। हाँ, तो खतरनाक वाला निकलेगा। तो बाबर कहते हैं इसका पितृपक्ष भी प्रधान था, इसका मातृपक्ष भी प्रधान था, दोनों की मिलीजुली सरकार निकली। बाबर जो सबका बाप निकला, ठीक है, इतना खतरनाक शासन था। ठीक है, ये बाबर की बात होगी। अब क्या कि ये इसको राजा बनाने में नहीं थे, ये इसके मतलब जो उमर शेख मिर्जा और जो कुतुल निगार है इसके जन्म से पहले निकल लिए, है ना। जब बाबर का जन्म नहीं हुआ ना, उससे पहले दोनों मम्मी पापा निकल लिए। और सोचो कैसे आया बाबर, बस प्रकट हो गया। मतलब ये जब बाबर नन्हा मुन्ना था तब निकल लिए थे। तो अब बाबर राजा कैसे बना? तो इसके राजा बनने की दास्तां कुछ इस प्रकार से है कि 1493 की। कब की? 1494 की। 1494 की बात है। तब क्या था कि बाबर की एक बूढ़ी दादी, इसकी दादी थी, दादी का क्या नाम था? एहसान दौलत बेग। एहसान दौलत बेग ये बाबर की दादी थी। इसकी हेल्प से बाबर क्या बना? इसकी मदद से बाबर बन गया राजा। कहाँ का? दिल्ली सल्तनत का राजा कौन बन गया? कौन था वो? कौन था वो? बाबर। ओके, डन। अब जब बाबर बन गया
तो बाबर की मतलब अब आगे जब सोचो बाबर राजा बन गया तो भारत तो भी नहीं पहुंचा, भारत तो पहुंचने में टाइम लगेगा, भारत तो पहुंचेगा 1526 में। 1526 में जब वो आक्रमण करेगा इब्राहिम लोदी पर, सांगा सुंगा के साथ युद्ध करेगा, तब की बात अलग आएगी। तो उससे पहले भी तो बाबर का कुछ ना कुछ इतिहास रहा होगा ना, तो उसी इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। चलिए करते हैं शुरू आगे। हाँ जी, इसको छोड़िए, इसको तो मैं एक बार ट्रांसफ़र करता हूँ यहाँ से। ठीक है, इसको तो एक बार इधर रख लेते हैं। कहाँ लिखा था तो मैंने, इतना कुछ लिखा था अपन ने। हाँ जी, यहाँ लिखा था, यहाँ चलना है। अब क्या था, जब बाबर बन गया राजा अब 1501 की बात है। कब की बात है ये सब आपको दिखेगा नहीं, इस पे वाइट यूज में ले लेते हैं, है ना। 1501 की बात करते हैं। कब की? 1501 में बात आती है समरकंद की। कहाँ की बात आती है? समरकंद। बाबर ने समरकंद पर अधिकार कर लिया 1501 में। समरकंद क्या था? समरकंद एक छोटा सा कुनबा था, रियासत थी, उस पर बाबर ने अधिकार कर लिया। कब? 1501 में। ओके, ये वहाँ की बात है। कहाँ की? जब मतलब तुर्की राज्य की, वहाँ की चगताई वंश की, वहाँ की साइड की, मध्य एशिया मिडिल एशिया की बात है। यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर नहीं मिलते सब कुछ। एक साल बाद 1502 की बात आई। 1502 में बाबर ने कर लिया सेबानी खां। ये सेबानी खां था ना, ये बाबर को इसने पराजित कर दिया। इस सेबानी खां ने बाबर को हरा दिया, डिफीट कर दिया। ठीक है, 1502 में सेबानी खां ने बाबर को क्या कर दिया? बाबर को पराजित कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्या? उसके बाद आगे बात आती है कब की? 1504 की और 1505 की, 2 साल की बात है। इस टाइम बाबर ने किस पर अधिकार कर लिया? अब बाबर ने काबुल पर अधिकार कर लिया था। ठीक है ना, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको लिखते चलिए। देखो मैंने आपको लिखा हुआ, मैंने आपको दिखाया था ना शॉर्ट में, ये क्या? हाँ देखो, जैसे ये शॉर्ट में देखो, एक मिनट में इसको जूम करता हूँ। अब जैसे ये देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है शॉर्ट में, ये जन्म इसका ऐसे कुछ ऐसे, ये 1501 में समरकंद पर अधिकार ऐसे ऐसे, मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखते चलो, तो इससे क्या होगा, आपका सही हो जाएगा सब कुछ। काबुल पर अधिकार कर लिया कब? तो देखिए 1501 की बात आई। 1501 में क्या किया? समरकंद पर अधिकार कर लिया। 1502 में सेबानी खां ने बाबर को हरा दिया। ध्यान रखना, सेबानी खां ने किसको हराया? बाबर को हराया। 1502 में बाबर हरा। 1504-05 की बात है, तो 1504-05 में बाबर ने काबुल पर अधिकार कर लिया। काबुल पर अधिकार कर लिया। ओके ठीक है, मिटाया क्यों? मिटाया इसलिए कि मेरे को चाहिए पेज पूरा खाली। चलिए, अब उसके बाद बात आती है किसकी? एक ग्रंथ आता है, क्या नाम है उसका? उसका नाम है बाबर नामा। किसने लिखा? बाबर नामा लिखा खुद बाबर ने। किसने लिखा? बाबर नामा लिखा खुद बाबर ने। ओके, बाबर नामा लिखा खुद बाबर ने। ठीक है भाई साहब, बाबर लिख दिया। अब बाबर ने लिखी तो मतलब इसको कहते हैं, ये बाबर की आत्मकथा है। ये क्या है? ये बाबर की आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? बाबर की आत्मकथा है। ओके, इसमें जानकारी मिलती है क्या? इसमें जानकारी मिलती है कि बाबर की उपाधियाँ थी ना, एक तो क्या कलंदर और पादशाह की उपाधि, वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद एक और आती है, इसी बाबरनामा जो है ना, बाबरनामा, इसी बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया। किसमें? इस बाबरनामा का फारसी अनुवाद। फारसी अनुवाद किस नाम से किया? तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी नाम से किया। किसने किया? अब्दुर रहीम खान खाना। वो जब अकबर के टाइम आएगा, अब्दुर रहीम खान खाना प्लस पायंद खां। अब्दुर रहीम खान खाना
प्लस पायंद खान ने इस बाबरनामा का ट्रांसलेशन फारसी में किया। किसने किया इस बाबरनामा का ट्रांसलेशन? किस में किया? फारसी अनुवाद किया इसका। और किस नाम से किया? तुजुक बाबरी नाम से, यानी कि अब्दुल रहीम खान खाना और पायंद खान ने कर दिया इसका। और क्या इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किसका? इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किसने किया? बेब्रिज। अब देखो इंग्लिश में तो इसका नाम पता नहीं, बेब्रिज कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसने इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया। किसका? इस बाबरनामा का इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया? बेब्रिज ने। और इस बाबरनामा का फारसी या तुजुक बाबरी के नाम से अनुवाद किसने किया? अब्दुल रहीम खान खाना प्लस पायंद खान। गॉट द पॉइंट? ओके, यहाँ तक बातें क्लियर हो चुकी हैं। एक मिनट है, इसको भी थोड़ा नीचे सेटल करना पड़ेगा। यहाँ चलते हैं, अब किसकी बात करते हैं? अब अपन बात करते हैं 1519 की। 1519 की। बाबर अभी भारत नहीं पहुंचा है, बाबर अभी तक भारत नहीं पहुंचा, ये अब भारत आने वाला बाबर। ये बाबर का फर्स्ट अटैक ऑफ बाबर ऑन इंडिया, यानी भारत पर बाबर का पहला आक्रमण कौन सा था? यही था। कौन सा? 1519 वाला। कौन सी जाति के खिलाफ किया? यूसुफजई जाति। कौन सी जाति? यूसुफजई जाति के खिलाफ किया। और इसमें बाबर ने बाज़ोर व भेरा, इसको बोलते हैं बाज़ोर एंड भेरा, बाज़ोर और भेरा पर आक्रमण किया। और बाज़ोर और भेरा इस युद्ध में बाबर ने तोप खाने का प्रयोग किया। कौन से का? ध्यान दे लेना, ये चीज़ें बता रहा हूँ, ये जानकारी कहाँ मिलती है? ये सारी की सारी जानकारी मिलती है बाबरनामा में। बाबर ने खुद बताई हैं सारी बातें, ठीक है। अब सोचो कि 1519 की बात है, फर्स्ट अटैक ऑफ बाबर ऑन इंडिया, यूसुफजई जाति के बाज़ोर और भेरा युद्ध। इसमें बाबर ने सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग किया। कौन से खाने का? तोप खाने का। गॉट द पॉइंट? ठीक है, इतनी बातें हमें समझ में आ चुकी हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? फिर बाबर ने बाबरनामा में एक बात और की। क्या बात की? बाबर ने बाबरनामा में बोला है, क्या बोला? बाबर ने बोला कि जिस टाइम मैं भारत में गया था ना, मैं भारत में, उस टाइम भारत में 5 मुस्लिम राज्य थे। कितने मुस्लिम राज्य थे? 5 मुस्लिम राज्य थे भारत में। कौन कौन से थे बाबर जी बताइए? नंबर 1 मालवा। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। मालवा का महमूद खिलजी, मालवा का महमूद खिलजी सेकंड, नंबर 1। नंबर 2 गुजरात का एक और है, मुजफ्फर शाह। मुजफ्फर शाह द्वितीय कहाँ पड़ता है? ये भी गुजरात की बात है, ठीक है। मालवा का महमूद शाह खिलजी, गुजरात का मुजफ्फर शाह द्वितीय। तीसरा दिल्ली का इब्राहिम लोदी, दिल्ली का इब्राहिम लोदी, ओके। नंबर 4 बंगाल का नुसरत शाह, बंगाल का नुसरत शाह है। और 5 नंबर कौन सा बताया बाबर ने? 5 नंबर बताया बाबर ने, 5 नंबर कौन सा बताया? 5 नंबर बताया, एक मिनट, 5 नंबर बताया बहमनी। और बहमनी का कौन? बहमनी का काजी मुल्ला, बहमनी का कौन? काजी मुल्ला। ये बाबरनामा में बाबर ने स्पष्ट तौर से लिखा है क्या? कि जिस टाइम हम भारत में पहुंचे थे उस टाइम भारत में 5 मुस्लिम राज्य थे। कौन कौन से? नंबर 1 मालवा का महमूद खिलजी, नंबर 2 मुजफ्फर शाह गुजरात का द्वितीय,
ठीक है, दिल्ली का इब्राहिम लोदी, बंगाल का नुसरत शाह है, और नंबर 5 बहमनी का काजिमुल्ला। ओके, और इसके अलावा वहाँ पर 2 हिंदू राज्य थे। कितने राज्य? 2 हिंदू राज्य। कौन कौन से? नंबर 1 मेवाड़। इतनी पावर चलती है, देखो बाबर ने जिक्र किया इस मेवाड़ का। मेवाड़ का राणा सांगा। जब मैंने आपको राजस्थान जियोग्राफी में मेवाड़ डायनेस्टी, आपको मैं 3 वंश करवा चुका हूँ पूरा, मेवाड़, आमेर, कछवा और मारवाड़ यानी जोधपुर वाला, ये 3 वंश मैं आपको पूरे करवा चुका हूँ। ठीक है, ओके। यानी मेवाड़ का तो राणा सांगा, और दूसरा कौन सा? दूसरा विजयनगर। विजयनगर का कौन? कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय के बारे में बहुत सारी बातें सुनी होंगी, कृष्णदेवराय। तो ये 7 मुख्य राज्य थे, जिसमें से 5 तो मुस्लिम राज्य और 2 हिंदू राज्य। 2 हिंदू कौन कौन से? मेवाड़ का राणा सांगा और विजयनगर का कृष्णदेव राय। ओके, गॉट द पॉइंट। ठीक है, ये बातें आपको इतनी समझ में आ चुकी है राणा किसकी? आपके बाबर के बारे में। ओके, आगे चलते हैं। अब यहाँ तक अपन जब डिस्कशन पूरा कर चुके हैं, अब बात करेंगे अपन पानीपत। ठीक है, तो पानीपत मेरा आपको पूरा बताया हुआ है। कब बताया? जब इब्राहिम लोदी हुआ था, मतलब इब्राहिम लोदी चल रहा था। बयाना और ये खानवा ये मेरे बताए हुए कब? जब आपको राजस्थान जियोग्राफी पढ़ाई थी। तो अब सिर्फ मैं इनको मोटा मोटा ऊपर से बताऊंगा कि क्या थे, कौन था वो, कहाँ से वो आया, और बाबर ने कैसे बाबर यहाँ पे स्थापित हुआ। चलिए बात करते अपन पानीपत की। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? पानीपत के अब तक 3 लड़ाइयाँ हो चुकी हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 1526 में। कब हुआ? 1526 में। ओके भाई साहब, सामने सामने कौन कौन? एक तरफ दिल्ली का कौन? इब्राहिम लोदी। ओके, दूसरी तरफ कौन? दूसरी तरफ आपका बाबर, मुगलों में बाबर। तो इब्राहिम लोदी इसमें हार गया और बाबर इसमें जीत गया, और युद्ध स्थल पर मरने वाला प्रथम और अंतिम दिल्ली सल्तनत का शासक। यानी ऐसा एकमात्र शासक जो युद्ध स्थल पर मारा गया दिल्ली सल्तनत का, वो कौन था? इब्राहिम लोदी। बाबर ने, इसमें बाबर जीत गया। इस युद्ध में बाबर ने क्या क्या किया, क्या क्या कांड किए, वो देखो, इस बाबर के कांड देखो। इस युद्ध में बाबर ने नंबर 1 क्या काम किया? तोप खाने का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया बाबर ने? बाबर ने तोप खाने का प्रयोग किया। तो सर तोप खाने का तो बाजोर भेरा में भी किया, तो क्या बड़ा काम किया? बड़ा काम किया। ठीक है, प्लस बाबर ने तुगलमा पद्धति का प्रयोग किया। कौन सी पद्धति का? तुगलमा पद्धति का। ये हम बताएंगे अभी कि तुगलमा पद्धति क्या होती है। ठीक है, तीसरा, ये तुगलमा पद्धति कहाँ से सीखी? ईरानियों से सीखी थी इसने। किसने सीखी थी? ईरानियों से सीखी थी। दोनों की दोनों चीज़ों, तोप खाना हो, तोप खाने का प्रयोग ईरानियों से सीखा था। और प्रमुख तोपची कौन कौन थे इसके? जो ईरानियों से क्या सीखा इसने? तोप खाने का प्रयोग। तोप खाना इसने ईरानियों से सीखा। और प्रमुख इसके तोपची कौन कौन थे? मुस्तफ़ा और उस्ताद अली। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा, ये 2 इसके प्रमुख तोपची थे, यानी जो इसको तोप चलाने वाले। मतलब हालांकि तोप चलाने की ट्रेनिंग सबको पता, लेकिन इनको मतलब कहते हैं जो 2 इंजीनियर थे इनके, जो ये काम करते थे इसके बारे में पूरा ट्रेन करते लोगों को। तोपची कौन कौन थे? और दूसरा, तुगलमा पद्धति कहाँ सीखी? तुगलमा पद्धति सीखी इसने मंगोलों से। ध्यान देना, तोप खाना किससे? ईरानियों से, और तुगलमा मंगोलों से सीखी। ओके, ठीक है, तुगलमा मंगोल, तुगलमा मंगोल, और तोप खाना तो कहाँ से? ईरानियों से। ठीक है, खाना ईराना। ओके, गॉट द पॉइंट। ये दोनों बातें समझ आ गई। अब मुद्दा ये कि ये क्या होती है, कौन सी क्या होती है? ये जो अभी आपने एक नाम बोला था ना बीच में, तुगलमा। व्हाट इज दिस तुगलमा? हम बताते हैं। कौन बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं। तुगलमा क्या होती है? तुगलमा, चलिए भी दिखाते हैं आपको तुगलमा क्या होती है। ये अपनी बात हो चुकी है। गौर से देखिए, तुगलमा की बात करते हैं। ओके, चलिए। तुगलमा यूँ होती है
कि मान लो ये पूरी बाबर की एक सेना है, ओके, ये सेना है, और इसमें क्या होता है, बाकी हिंदुओं में क्या होता है कि हिंदुओं में तो सारे सामने मतलब जो सैनिक सेनापति होते हैं वो सामने खड़े रहते हैं। इसमें क्या रहता है, आगे पूरी सेना रहती है और राजा यहाँ रहता है पीछे, सबसे पीछे लास्ट में रहता है, ठीक है, ताकि राजा को यहाँ तो सामने रहते हैं कि सामने आया राजा और आते सल्टा दिया, काम खत्म। लेकिन इनके राजा पीछे पीछे रहता है, पहले पूरी आर्मी मरेगी फिर राजा तक पहुँचेंगे। तो गुलाम क्या होता है कि जैसे मान लो ये सामने सेना खड़ी है, ओके, अब क्या करेंगे कि इस सेना को 3 पार्ट में बांट लिया एक पार्ट, 2 पार्ट, और जो बाकी जो बच गया ना, कौन कौन से, नंबर 1 पार्ट, नंबर 2 पार्ट, और ये जो बच गया ये वाला, मतलब ऐसे 3 पार्ट, ये इसका तीसरा पार्ट। पहले ये वाली सेना जाएगी युद्ध करने के लिए, ये 2 सेना सामने ऐसे, मतलब इनको पता नहीं कि इसको ये सोचेंगे इतनी सेना है, ये शायद लड़ेंगे पूरे जोर के साथ, इनका लगभग जोर टूट जाएगा, आधे ज़्यादा काम तो ये सेना कर देगी। फिर ये टुकड़ी साइड से अटैक करेंगे इन पे एक साथ, तो जोर तो इसने तोड़ दिया, तो इनसे कौन लड़ेगा, बिल्कुल फ्रेश सेना है, तो फ्रेश से कौन लड़ेगा, तो इसलिए ये तुगला पति हो गए थे धोखाधड़ी करके, तो यूँ करके इनको मतलब हराते थे, ठीक है। लोग ये क्या समझते कि इतनी टुकड़ी है इसकी, चिपका देंगे तो वो पूरे जोर शोर के साथ लड़ते और थका जाती सेना इसको मतलब हरा देते फिर भी, लेकिन फिर भी वो थक जाती सेना बहुत सारी, और इतने में वो साइड वाली टुकड़ी आती है और अटैक करती है और पूरा गेम का पासा पलट देती है, ओके, ठीक है, इतनी बात हो चुकी। नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट दूसरी बात आती है बयाना। बयाना कहाँ पड़ता है, भरतपुर में। तो बयाना के युद्ध की बात करते हैं, कौन सी युद्ध की, बयाना का युद्ध कब हुआ, 16 फरवरी 1527 को, ठीक है, 16 फरवरी 1527 को। किस किस के बीच में, इसमें बाबर नहीं आया था, बल्कि बाबर का एक सेनापति था मेहदी हसन ये किसके सामने आया, ये आया सांगा के सामने, ओके, ठीक है। इधर राजपूत थे एक तरफ, इन राजपूतों ने इन मुगलों को इतना बुरी तरह से मारा कि यहाँ पे मिले नहीं भाग गए, बहुत बुरी तरह तोड़ा इनको इस युद्ध में, भयंकर तरीके से मारकाट मचाई थी सांगा ने। तभी तो यही तो राजपुताने गाने क्या थे कि एक युद्ध में जीत गए ना, बस अब तो बस हम ही सिकंदर में ही सब कुछ, तो बस अब तो फन्ने खा बन गए। तो इस राणा सांगा ने बुरी तरह से मतलब बाबर की सेना को हराया। अब सैनिक सारे मतलब वैसे थर्राने लगे यूँ कि वहाँ वो क्या है, वो तो राजपूत हैं, वो जाते मतलब पूछते नहीं, सीधा मतलब टपकाते हैं, पहले मारते हैं बाद में पूछते हैं क्या कौन है तू, तो बोले ऐसी बात है, बोला हाँ तो बाबर ने बोल देखो ये जो खानवा का युद्ध है ना, ये अपने जिहाद है, जिहाद मतलब धर्म युद्ध है अपने लिए, कि मतलब अपने धर्म को बचाना अपने लिए, तो धर्म की बात कर दी। दूसरा क्या, आपसे तमगा नामक एक कर हट जाओ, तमगा कर था ना जो कर लगवाया था जो आर्मी पे, वो कर आपका हटा देता हूँ, ठीक है। तीसरा क्या, मैं आज से दारू नहीं पीऊँगा, आई एम नॉट दारू पीइंग, है ना, तो वो वाली बात है। बाबर ने इतनी घोषणा कर दी, अब घोषणा कर दी तो काम खतरनाक। अब क्या हुआ कि मतलब युद्ध जब हो रहा था ना, ठीक है, जब युद्ध हो रहा था कौन सा, खानवा का, तो खानवा के युद्ध में क्या हुआ कि सामने आमने सामने सैनिक था ना, तो इसके 4 युद्ध है बाबर के, कंटिन्यू 4 युद्ध आएंगे। वो 4 युद्ध कैसे कैसे हैं देखो, आपने बहुत बार देखी वो ट्रिक, बहुत बार सुनी होगी, बहुत बार पढ़ी होगी, बट अगर आपको मतलब मैं मेरे तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है, जो भी आपने पढ़ा, जो भी आपने देखा, जो भी आपने समझा, जो भी आपने जाना, देखो क्या था कि वो कैसे थी कि बाबर ने पानी पिया, ठीक है, पानी पी के खाना खाया, पानी पी के खाना खाया, चला चंदेरी घाघरा पहन के, पानी पी के खाना खाया, चला चंदेरी घाघरा पहन के, ओके, ठीक है। देखो कैसे, पानीपत 1527, खानवा 1528, एक मिनट, सॉरी, पानीपत 1527 का, पानीपत 1526, खानवा 1527, चंदेरी 1528, घाघरा 1529 और बाबर की मृत्यु 1530, बैक टू बैक 5 बाउंड्रीज। 26 में पानीपत, 27 में खानवा, 28 में चंदेरी, 29 में घाघरा और 30 में बाबर की मृत्यु,
ओके, चलिए, पानी पिया, खाना खाया, चला चंदेरी घाघरा पहन के, इतनी बात होगी। ये लो, ये रहे अपने युद्ध, जूम कर लो, आराम से इनको पढ़ लो, रट लो, कुछ भी कर लो, एज यू नो, एज यू विश। पानी पी के, खाना खाया, चला चंदेरी घाघरा पहन के, देखो ये बात होगी। पानीपत की बात अपन कर चुके हैं। खानवा की, खानवा के युद्ध में क्या था? खानवा के युद्ध में था ये कि 17 मार्च 1527 को हुआ था। कब हुआ था खानवा का युद्ध? 17 मार्च 1527 को। इसमें क्या था? एक तरफ थे मेवाड़ वाले, मेवाड़ में कौन? राणा सांगा। और मुगल में कौन? बाबर। बाबर ने इस युद्ध की जीत के बाद गाजी के उपाय धारण की, मुगल जीत गए, सांगा हार गए। लेकिन इसमें सांगा ने काम किया, एक प्रथा का पालन किया। कौन सी? पाती पर्वन प्रथा। कौन सी? पाती पर्वन। और पाती पर्वन में आपको पूरा बता चुका था कि पाती पर्वन में इसके साथ कौन कौन थे, वो मैं आपको राजस्थान हिस्ट्री में आपको बता चुका था। ठीक है, पाती पर्वन प्रथा में कि इसके सांगा के साथ कौन कौन थे। ओके, ठीक है भाई साहब, इतनी बात हो गई। डन 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 डन। इस पाती पर्वन में क्या था? इस पाती पर्वन में जो झाला सादड़ी का जो झाला अज्जा था ना, सादड़ी का झाला अज्जा, इस झाला अज्जा ने सांगा का राज चिन्ह धारण किया। महाराणा कुंभा का करेगा विदा, वो अलग बात है उसकी। महाराणा कुंभा के अकबर के टाइम बताऊंगा कौन धारण करेगा। ठीक है, महाराणा कुंभा क्या, अकबर के टाइम महाराणा प्रताप है ना, महाराणा प्रताप के टाइम की बात अलग है। वहाँ पर जो अकबर के साथ जो कौन सा हल्दी घाटी का युद्ध करेंगे ना, उस हल्दी घाटी के युद्ध में वहाँ तो करेगा झाला बीदा, महाराणा प्रताप का था वो मुकुट जो था ना, राज सिंह धारण। लेकिन यहाँ किसने किया? यहाँ किया झाला अज्जा ने। सादड़ी का देखो, अज्जा ए पहले आता है ना, तो पहले सांगा था ना, तो सांगा किसने? अज्जा ने। और प्रताप का किसने? बीदा ने। ओके, राज चिन्ह कैसे कि वो उसका मुकुट धारण कर लिया सांगा का और युद्ध लड़ने लग गया, तो सारी सेना सोचेगी राजा ये है, जबकि सांगा को वहाँ से निकाल लेंगे वो। ओके, और यहाँ से सांगा को लेकर कहाँ चले गए? बसवा चले गए। बसवा दौसा में पड़ता है, बसवा, वहाँ पर लेके सांगा को यहाँ से ले गए। सांगा को उस टाइम होश नहीं आया हुआ था। जब सांगा को होश आया ना, तो सांगा को पता चला कि ये तो यहाँ लिए, तो सांगा बोलो मैं तो मरूंगा, मैं तो बाबर के सामने जाकर लड़ूंगा, मैं जैसे कैसे। अब वो 7 बार राजपूत सोचने लग गए, यार ये खुद तो मरेगा और हमें और मारेगा, तो इसलिए सांगा को दे दिया वहाँ पे जहर और सांगा को मार दिया। वरना इस आदमी ने हार नहीं मानी थी। फिर क्या, इसलिए सांगा को क्या कहते हैं? सांगा को कहते हैं, कर्नल जेम्स टोड ने राणा सांगा को सैनिकों का भग्नावशेष कहा है। क्या कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने राणा सांगा को सैनिकों का भग्नावशेष कहा है। ओके, इतनी बातें क्लियर हो चुकी हैं। नेक्स्ट क्या, फिर बात हुई कि जब जैसे इसने बाबर ने किसको हराया, जैसे ही बाबर ने इसको हरा दिया, किसको? सांगा को, वहाँ से जो खानवा का जीत के, फिर चंदेरी का मेदिनी राय था, उसने बाबर की सांगा का सहयोग किया था। अब बाबर चला चंदेरी की तरफ कि मेदिनी राय को जाके उसको सल्टाऊंगा। तो उधर सांगा को पता चला कि वो मेदिनी राय को मारने जा रहा था, तो सांगा उसको बचाने के लिए जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसको सांगा को जहर दिया, तो सांगा को तो वैसे मार दिया। इस मेदिनी राय के सामने बाबर ने आक्रमण किया, तो इसमें मेदिनी राय हार गया और बाबर जीत गया। ओके, तो 1528 में चंदेरी का युद्ध, वो भी बाबर जीत गया। उसके बाद 1529 की बात, 29 में क्या? घाघरा का युद्ध 1529 में किस के? महमूद लोदी और नुसरत शाह है, जो बंगाल और बिहार के, बंगाल का महमूद लोदी और बिहार का नुसरत शाह, इन दोनों के खिलाफ किसने युद्ध किया? इन दोनों के खिलाफ बाबर ने आक्रमण किया। इसमें बाबर जीत गया और ये दोनों हार गए। ठीक है, फिर नेक्स्ट आती है 1530 में बाबर क्या हो गई? 1530 में बाबर की हो गई मृत्यु। ओके, 1530 में बाबर की मृत्यु कहाँ हो गई? आगरा में। 1530 में बाबर की आगरा में मृत्यु हो गई, वो आपको मैंने बता दिया था उसने। और बाबर का जो बाबरनामा की बात थी ना, किसकी? बाबरनामा का तुर्की में अनुवाद, जो फारसी या तुर्की में अनुवाद, तो जो कि बाबरी के नाम से किया था, तुर्की में, और फारसी अनुवाद पायंद खान और अब्दुल रहीम खान ने, अंग्रेजी जो एनी वेवरेज आपको मैंने बताया था वाकिया ए बाबरी के नाम से किया था। फ्रेंच में से किया था पावेत दी कार्ले ने,
कारतले, कारतले बोल दो, कारले बोल दो, कुछ बोल दो, टी साइलेंट रहता है उसमें, ठीक है ना। तो अनुवाद देखो, तुर्की में तुजुक बाबरी, फारसी बोल दो, तुर्की बोल दो, तुजुक बाबरी के नाम से किसने किया? पायंद खां और अब्दुल रहीम खान ने, ठीक है। फारसी या तुर्की में किसने किया? पायंद खां और अब्दुल रहीम खान ने। अंग्रेजी में किसने किया? अंग्रेजी में किया बेवरेज ने, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ बेवरेज किस नाम से? वाकया ए बाबरी, ठीक है। और नेक्स्ट कौन सा? फ्रेंच में किसने? पावेत दी कारले ने किया। ओके, ये आपका बाबर कंप्लीट, ठीक है। ये बाबर हो गया। अब इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा अपना हुमायूं। हुमायूं देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट देखें हुमायूं, लेकिन इससे पहले बाबर की दो एक बातें और बच गई। क्या? कि एक तो उसकी जो बाबर की स्थापत्य कला थी ना, स्थापत्य कला क्या कि बाबर ने 2-3 चीज़ें बसाई थी। क्या? कौन कौन सी? एक मिनट देख लेता हूँ, अगर कहीं लिखा हुआ मिल गया तो वो आपको बता देंगे, ठीक है ना। ये रहा, ये रही बाबर की स्थापत्य कला। स्थापत्य कला में बाबर ने आराम बाग बसाया था। कहाँ पे? आगरा में। आगरा में आराम बाग। आराम बाग में बाबर को पहले आराम बाग में दफनाया गया था। उसके बाद बाबर ने कहा था कि मुझे काबुल में दफनाना, तो वहाँ पे काबुल में दफनाया गया। पहले कहाँ पे? पहले बाबर को आराम बाग में दफनाया गया, बाद में बाबर को काबुल में। पानीपत की मस्जिद का निर्माण करवाया था और मुबैयान पद्य शैली में बनाया था बाबर ने। किसकी? जो बाबर का जो मकबरा बना और किसने? मुबैयान पद्य शैली में बना हुआ, मुबैयान पद्य शैली में बना हुआ है। ये शैलियाँ होती हैं, शैली के बारे में मुबैयान पद्य शैली है, उसके ऊपर बाबर ने से की थी, ठीक है ना। ओके, और ये की मतलब जो आपके जो बाबर की जो है ना, जो शास्त्र वाला जो उसको जो बाबर ने रचना की थी, उस रचना को रिसाल ए उसन इसने उसको अलंकृत किया था, अलंकृत किया था। ओके, ठीक है। तो ये बाबर की इतनी जानकारी थी। बाबर की पूरी डिटेल यहाँ पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट आता है अपना हुमायूं। हुमायूं देखेंगे अपन अगली क्लास में। तब तक के लिए अब एक बार फटाफट कर लेते हैं रिवाइज, जल्दी से आ जाइए फटाफट। यहाँ से देखते हैं, मुगलों की बात करते हैं। मुगल में बाबर 1526 से चगताई वंश का, चगताई तुर्क के बारे में बात की थी। बाबर के बारे में इतनी बातें कर चुके थे। उसके बाद नेक्स्ट क्या? फिर उसके बाद अपन देखा विलियम जो उसकी बुक देखी थी एन एम्पायर बिल्ड एट 16th सेंचुरी, ठीक है। ये अपन बात कर चुके थे पूरी इसके बारे में। उसके बाद नेक्स्ट क्या? उसके बाद नेक्स्ट कलंदर, ये पादशाह, ये 1507 में बाबर ने काबुल की जो उपाधियाँ वगैरह ये अपन बात कर चुके थे। नेक्स्ट क्या? बाबर की 1483 में बाबर का जन्म हुआ, 14 फरवरी 1483 को फरगना में। कहाँ पर? फरगना कहाँ पड़ता है? मध्य एशिया में पड़ता है। नेक्स्ट उसके बाद अगला क्या? उमर शेख मिर्ज़ा इसके पिता थे। कौन से वंशज थे? तैमूर के वंशज थे। खुद जो कुतलुग निगार इसकी जो मम्मी थी वो कौन से? वो चंगेज़ खां की वंशज थी, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा? 1494 में जो मतलब इसकी दादी थी ना बाबर ने, एहसान दौलत बेग उसकी मदद से बाबर क्या बना था? उसकी मदद से बाबर बना था राजा, ठीक है। किसकी मदद से? जो एहसान दौलत बेग है ना, इसकी दादी थी, उसकी मदद से बाबर बना था राजा, ठीक है। नेक्स्ट क्या? उसके बाद आता 1501 में समरकंद के बाबर क्या होता? समरकंद जीता था। फिर उसके बाद शबाना खान ने 1502 में बाबर को हरा दिया। शबाना खान ने। नेक्स्ट है बाबरनामा की बात है, इंग्लिश में अनुवाद है, फारसी में तुजुक बाबरी में पूरा बता चुका हूँ, आपको 2-3 बार बता दिया। इसके बारे में बार बार डिस्कशन करने से क्या होता है, ऐसे लगा जैसे बार बार पता नहीं है कि बात बता रहे हैं। ओके, मुगल डायनेस्टी आपके गुलाम वंश आपका पूरा हो चुका है, पहले पूरे वीडियो अपलोड किए में देख सकते हो आप। 1519 में फर्स्ट अटैक किया था बाबर ने भारत पे, यूसुफ ज़ई जातों के खिलाफ बाजोर और भेरा के में। कहाँ पे? इसमें बाबर ने तोप खाने का, सबसे पहले बाबर ने तोप खाने का प्रयोग कहाँ किया था? यूसुफ ज़ई जाति के खिलाफ बाजोर और भेरा में किया था। बाबर ने 5 मुस्लिम साम्राज्य थे। कौन कौन से? मालवा का महमूद खिलजी द्वितीय, गुजरात का मुजफ्फर शाह द्वितीय, दिल्ली का इब्राहिम लोदी, बंगाल का नुसरत शाह और एक बहमनी का काजी मुल्ला। ओके, नेक्स्ट उसके बाद कौन सा? उसके बाद मेवाड़ की बात की, इनकी 2 हिंदू राजा थे, मेवाड़ का राणा सांगा और विजयनगर के कृष्णदेव राय, ये थे। ओके, इसके बाद पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा, ये 4 युद्ध थे बाबर के। 1526, 1527, 1528 और 1529 और 1530 में बाबर की मृत्यु। ये कंटिन्यू 5 साल याद रखना। पानी पी के खाना खाया, चला चंदेरी घाघरा पहन के। ओके, ठीक है। ये आपकी बाबर की बातें हो चुकी थी, मैं आपको बाबर पूरा बता चुका हूँ और बाबर की स्थापत्य कला की बात हो चुकी। नेक्स्ट हेडिंग लगा के छोड़ दीजिए, हुमायूं के बारे में देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। ओके, ठीक है।
वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो वीडियो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और यदि चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है रीड विद दुरीना, इसको आप अवश्य ज्वाइन कर लेना। ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे क्विजेज़ वगैरह, क्लासेस वगैरह, इंग्लिश की, संस्कृत की सब क्लासेस होती हैं, वहाँ पे भी आप कर सकते हो। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, और कोरोना के पेंडेमिक में आराम से अपने घर पे रहिए। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग।